हेलो एवरीवन, दिस साइड सलोनी फ्रॉम संत कबीर विद्यापीठ। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिस पर आप लगातार बहुत सारी क्लासेस देखने को पा रहे हैं। और उम्मीद है कि आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी, जिसमें आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। उसी चक्र में अगर हम आज की क्लास की बात करें तो आज हम जो भूगोल में क्लास लेने वाले हैं वो है अपरदन चक्र, यानी कि साइकिल ऑफ इरोजन। इसमें ऐसा है कि जैसे अभी तक आप जान रहे थे कि कोई भी स्थलाकृति रहती है, कोई भी उच्चावच रहता है, उसका अपरदन होता है। अपरदन यानी कि अगर कोई चीज़ को नदियों के द्वारा या पवनों के द्वारा या फिर किसी के भी ज़रिए तोड़ा जाता है, फिर तोड़ करके उसको अलग जगह पर लाया जाता है। ऐसा करते-करते धीरे-धीरे वो एक बार समाप्त हो जाती है। अगर हम चक्र की बात करें, तो चक्र के अर्थ से ही चक्र के नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि कोई ऐसी चीज़ जो घूम फिरा कर के एक जगह पे आ रही है। यानी कि ये मान लीजिए कोई कोई प्लेन था, ये बाद में जाकर के पहाड़ बना पहाड़ बना, इसका इरोजन हुआ, ये जाकर के फिर चट्टानों के रूप में हुई। फिर धीरे-धीरे ये एक स्थिति ऐसी प्राप्त करेगी जब वो फिर से प्लेन हो जाएगी। जब उसका इरोजन इस प्रकार होता रहेगा तो वो एक बार वापस से वो पहली ही अवस्था में आ जाएगी अपने। और यही चीज़ चक्र कहलाता है। और यही क्रम जो है, मतलब ये समाप्त होने का क्रम ही अपरदन चक्र कहलाता है। अपरदन चक्र से संबंधित बहुत सारी थ्योरी दी गई हैं, बहुत सारे वैज्ञानिकों के द्वारा, बहुत सारे भूवैज्ञानिकों के द्वारा बहुत सारी थ्योरी दी गई है। पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा जाना माना है और कई सारे एग्जाम्स में आते भी हैं, उसमें हम डेविस के अपरदन चक्र को बहुत ही तवज्जो देते हैं, क्योंकि ये अपने आप में ही बहुत ही ब्रॉड है और बहुत ही ज़्यादा ये फेमस भी है। इस वजह से हर एग्जाम में अक्सर जब भी अपरदन चक्र की बात होती है तो डेविस के अपरदन चक्र से संबंधित प्रश्न ज़रूर आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये डेविस का अपरदन चक्र क्या है। साइकिल ऑफ इरोजन, अपरदन का चक्र, इसको देने वाले विलियम मॉरिस डेविस, ये 1899 का एक ऐसा सिद्धांत आया था, ऐसा भूगोल के संबंध में एक ऐसा सिद्धांत आया जो बहुत ही ज़्यादा फेमस था। इतना ज़्यादा फेमस था कि हम आज तक पढ़ रहे हैं तो समझ ही सकते हैं कि बहुत ही फेमस था। विलियम मॉरिस डेविस 1899 में इस सिद्धांत को लेकर के आए। वैसे जानते हैं कि ये डेविस महोदय थे कौन? तो इनको इनके कार्यकलापों की वजह से, भूगोल में इनके योगदान की वजह से इनको फादर ऑफ अमेरिकन ज्योग्राफी के नाम से भी जानते हैं। अमेरिका के ज्योग्राफर में इनका बहुत ही ज़्यादा योगदान था, जिसकी वजह से इनको फादर ऑफ अमेरिकन ज्योग्राफी के नाम से इनको हम जानते हैं। दोस्तों, इनका एक पेपर लॉन्च हुआ था, इन्होंने अपना एक शोध पत्र दिया था जो कि इंटरनेशनल ज्योग्राफी यूनिट में इन्होंने दिया था। कब? 1899 में। उसी में इन्होंने इसकी बात की थी, अपरदन चक्र की इन्होंने उसी पेपर में बात की थी जब ये यूएसए में शोध कर रहे थे। इस नॉर्थ ईस्ट अमेरिका में इन्होंने शोध किया था। ओहियो रिवर का ओहियो रिवर का ओहियो रिवर का ये शोध कर रहे थे। पेंसिल्वेनिया में ये है। पेंसिल्वेनिया अगर मैं आपको बताऊं तो ये जगह है, मान लीजिए ये आपका उत्तरी अमेरिका का ये आपका अगर मैप है, आप कुछ ऐसा मिलता जुलता है, अगर ड्रॉ करूं तो सही से हो नहीं रहा। यहाँ पर स्थित है, आप देखते होंगे मैप में, यहाँ पर स्थित है ये जगह। पेंसिल्वेनिया यहीं पर स्थित है, यहीं पर ऑपलेशियन पर्वत के पास है ये स्थान। वहीं पर ये अपना शोध पत्र दे रहे थे, जहां पर इन्होंने इस सिद्धांत के बारे में जाना और समझा और इस चीज़ को ये शोध पत्र के जरिए वापस हम लोगों के बीच में ला करके दिए थे। हम लोगों के बीच में नहीं, बल्कि ज्योग्राफी में ला करके दिए थे। अब अगर इनके सिद्धांत को अगर बहुत आसानी से हम याद करना चाहें तो बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए वो जब पहाड़ पर जा रहे होंगे, पहाड़ के पास गए होंगे उस स्थान पर, तो आप सोचिए कि पहले वो उस पहाड़ पर चढ़े होंगे। यानी कि चढ़े होंगे तो वो बहुत सारे स्ट्रक्चर को देखे होंगे, कैसे पहाड़ की चोटी है, कैसे क्या है। तो आप कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर
सबसे पहले उनके दिमाग में स्ट्रक्चर का वो पूरा देखे होंगे, और फिर उसके बाद ही वो प्रोसेस भी देखे होंगे कि कैसे किसी पर्वत श्रेणी श्रृंखला से नदियां बह रही हैं, निकल रही हैं, या कैसे कैसा प्रोसेस है, कैसे नदियां कितनी तीव्र गति से बह रही है, कहाँ पे स्लो गति से बह रही हैं, कहाँ पे स्लो बह रही हैं। ये सारी चीजें उन्होंने देखा होगा, तो इसको हम प्रोसेस में रख सकते हैं। और स्टेज यानी कि किस स्थान पर वो ज़्यादा तीव्र कटान कर रही हैं, किस स्थान पर वो स्लो कटान कर रही हैं, ये सारी चीज़ें थी। इन्होंने पूरे सिद्धांत में ये 3 चीज़ को वरीयता दी, स्ट्रक्चर को, प्रोसेस को और स्टेज को। और इसी को डेविस महोदय ने त्रिकूट के नाम से संबोधित किया, और इसी को डेविस महोदय के त्रिकूट के नाम से जानते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि डेविस महोदय के त्रिकूट में क्या क्या चीजें हैं, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर, प्रोसेस और स्टेज, ये 3 चीजों को उन्होंने त्रिकूट में रखा, और यही 3 चीजों को उन्होंने अपने सिद्धांत में वरीयता दी थी। अब अगर हम बात करें स्टेज की, तो स्टेज को इन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया था, यंग स्टेज, मेच्योर स्टेज और ओल्ड स्टेज। जो हमारा इरोजन की प्रक्रिया होती है, जब भी इरोजन होता है तो वो किसी स्थान पर बहुत तीव्र करती है, बहुत तेजी से कटान करती है, बहुत तीव्र गति से इरोजन अपर्दन हो रहा होता है, तो उसको इन्होंने यंग के नाम से कहा। और जिस स्थान पर थोड़ा मीडियम हो गया था, यानी कि इरोजन अपर्दन की क्रिया थोड़ी स्लो हो गई थी, उसको इन्होंने मैच्योर के नाम से संबोधित किया। और साथ ही साथ जहां पर ये अपर्दन की क्रिया एकदम समाप्त हो गई थी, यानी कि जो उसका पहला वाला स्वभाव था, मान लो यदि वो कोई प्लेट था, कोई मैदान था, और वहां पर पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति हुई, फिर चट्टान के रूप में अपर्दित हो गया, फिर एक बार ऐसा हुआ लास्ट में आकर के कि वापस नदियों के द्वारा उसको प्लेन मैदान के रूप में ला दिया गया। तो इस चीज को उन्होंने अंतिम श्रेणी में रखा। ये जो अंतिम वाला मिला है, इसको उन्होंने ओल्ड स्टेज में ला करके रखा। अगर हम इसको फिगर वाइज समझे, तो यहाँ पे इन्होंने अपना यंग स्टेज, यहाँ पे ओल्ड स्टेज, और यहाँ पे सॉरी मैच्योर स्टेज रहेगा, यहाँ पर मैच्योर, और यहाँ पर ओल्ड स्टेज के नाम से इन्होंने रखा, ओल्ड स्टेज के नाम पे रखा। सबसे पहले कोई भी मैदान है, वहां पर जब पर्वतों का उत्थान होता है, तो पहले तो मान लो यहाँ पे कोई पर्वत श्रृंखला है, उत्थान हुआ, अपर्दन होते 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 एक स्थान पर ये समाप्त हो गया, एक स्थान पर वापस ये समाप्त हो गया। फिगर भी अगर आप बनाते रहेंगे, क्योंकि फिगर से ही आपको इसमें ज्यादा अच्छा खासा नंबर मिलेगा, जब भी आप अगर फिगर बनाते हैं, तो फिगर बनाएंगे तो आपको अच्छे खासे नंबर मिलेंगे एग्जाम में। तो आप फिगर से देख पा रहे होंगे कि मान लो यहाँ पे कोई पर्वत श्रृंखला है, पहले ये धीरे धीरे उठ रही है, और एक स्थान पर आ करके कोई पर्वत श्रृंखला है, वो एक स्थान पर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर है, ये इसकी आखिरी सीमा है, इससे ज्यादा ऊंचाई पे ये नहीं जा रही है। और अपर्दन की क्रिया सबसे पहले ऊंचाई से होते एक बार ऐसा होता है कि ये पर्वत श्रृंखला इतनी छोटी हो जाती है, और एक समय ऐसा आता है कि ये पूरा मैदान का रूप ले लेती है, वापस से मैदान का रूप ले लेती है, और इसी को हम मोनाड नॉक के नाम से जानते हैं। तो आप देख सकते हैं यंग स्टेज में कोई भी पर्वत श्रृंखला एकदम ऊंचाई पर है, मैच्योर में वो ऐसे स्थान पर है जहां पर उसका उत्थान
भी कम हो रहा है और इरोजन भी नदियों के द्वारा हो रहा है। और ओल्ड स्टेज में ऐसा होता है कि वो पर्वत श्रृंखला का उत्थान नहीं हो रहा है, लेकिन उसका इरोजन ऐसा हो चुका है कि वो समाप्ति की स्थिति में आ चुकी है। इसको कई लोग ऐसे भी बताते हैं कि मान लो कोई नदी है जो अपने यंग स्टेज में पर्वत को नहीं पर्वत को अपने यंग स्टेज में जब रहती है तो वो पर्वत को काटती है, तीव्र गति से काटती है, और जब अंतिम अवस्था में आ जाती है तो नहीं काटती है। लेकिन इन्होंने डेविस महोदय ने पर्वत श्रृंखला के रूप में इन्होंने ऐसे बोला, पर्वत श्रृंखला के रूप में, कि नदियों को पर्वतों को नदियां इस प्रकार काटती हैं, नदियां भी काटती हैं और पवने भी काटते हैं अक्सर, लेकिन जो नदियों की मात्रा है वो ज्यादा है। नदियां इरोजन बहुत तीव्र गति से करती हैं, बहुत तीव्र गति से करती हैं। आप देख सकते हैं कि पर्वत श्रृंखला इतनी ऊंचाई पर थी और धीरे धीरे वही पर्वत श्रृंखला इतनी कम ऊंचाई की हो गई है, या ये कहें कि वो ऊंचाई ही समाप्त हो चुकी है। तो अगर आपको शॉर्ट में कोई बताए तो यंग स्टेज में उत्थान होता है और साथ ही साथ इरोजन की मात्रा यानी कि अपरदन की मात्रा थोड़ी कम रहती है, या ये भी कह सकते हैं कि उत्थान और अपरदन दोनों बहुत तीव्र रहता है। मैच्योर में ऐसा होता है कि दोनों यानी कि उत्थान और अपरदन दोनों की क्रिया नॉर्मल एक समान हो जाती है, और जो ओल्ड स्टेज होता है उसमें केवल और केवल इरोजन रह जाता है, यानी कि केवल अपरदन होता है, उत्थान की कोई भी अवस्था नहीं देखने को मिलती है। ये आप डेविस महोदय के सिद्धांत को समझ चुके हैं। आइए जानते हैं कि इसकी आलोचना क्या है। इसके कुछ गुड और बैड इफेक्ट भी रहे हैं। आलोचना क्योंकि जब भी होती है तो उसके अच्छे और बुरे दोनों चीजें बताई जाती हैं। अगर हम अच्छाई के बारे में बात करें कि इस सिद्धांत की अच्छाइयाँ क्या क्या थी, तो ये स्वयं में बहुत ही इजी था। अभी तक की जो भी सिद्धांत दिए गए थे उसमें ये बहुत ही इजी और बहुत ही आसानी से समझने वाला सिद्धांत था, बहुत ही आसानी से जो समझा जा सके ऐसा सिद्धांत था। साथ ही साथ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था, स्वयं में ये बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि ये ऐसा सिद्धांत था जिसको नॉर्मल हम सभी लोग देख सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। अगर हम एग्जाम्पल के रूप में दे तो अगर आप समझे कि कहा जाता है कि जो हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला है वो किसी जमाने में बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर थी, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर थी, लेकिन आज की उसकी स्थिति क्या है? आज हिमालय पर्वत श्रृंखला से भी वो छोटी पाई जाती है, और एक समय ऐसा आएगा कि अरावली पर्वत श्रृंखला का कोई नामो निशान नहीं रह जाएगा, उसका इस प्रकार से इरोजन होता रहेगा तो वो पूरी तरह से समाप्ति की स्थिति में आ जाएगी। तो ये चीज है कि आप आसपास में ही अगर ज्यादा थोड़ा सा सोचे विचारे तो आप देख सकते हैं कि ऐसी चीजें सच में होती हैं कि किसी चीज का उत्थान होता है और एक समय ऐसा आता है जब वो समाप्ति की स्थिति में आ जाती है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था, साथ ही साथ ये स्वयं में बहुत ही ब्रॉड था, बहुत ही व्यापक था, बहुत ब्रॉड था, बहुत व्यापक था। हम आपको बहुत शॉर्ट में करके समझा रहे हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। आपकी बुक्स में भी इसके बारे में बहुत ब्रॉड में लिखा होगा। ये सिद्धांत बहुत ही ब्रॉड था और साथ ही साथ ये उस टाइम का सबसे ज्यादा पॉपुलर सिद्धांत था। जिस टाइम पे इसको दिया गया था डेविस महोदय के द्वारा, उस टाइम का ये सबसे ज्यादा पॉपुलर सिद्धांत में से एक था। और एक जो इसकी सबसे बेस्ट चीज थी वो ये थी कि इस सिद्धांत के जरिए किसी भी चीज का हम पास्ट और फ्यूचर दोनों का एनालिसिस कर सकते हैं। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ किसी पर्टिकुलर चीज का यंग फेज में वर्तमान की बातों को ही नहीं कहा, बल्कि ये भी कहा कि इसके बहुत पहले इस जगह पर प्लेन रहा होगा और ये उत्थान किया होगा। तो इन्होंने पास्ट की भी बात की और फ्यूचर की भी बात की कि एक समय ऐसा आएगा जब ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, इसका इस प्रकार से अपरदन हो चुका रहेगा कि ये समाप्त हो चुका रहेगा। तो ये पास्ट के साथ फ्यूचर की भी बात की अपने सिद्धांत में, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा एक लोगों पर बहुत ही अच्छा प्रभाव इस सिद्धांत का पड़ा। और अगर इसके बैड टॉपिक के बारे में बात की जाए तो इसका बैड ये था कि वो इन्होंने कहा कि एक समान पर इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स नहीं लग सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही अलग विचार था। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि जो इसका प्रोसेस है उसमें जब आंतरिक यानी कि पृथ्वी के अंदर के जो बल काम कर रहे हैं वो पहले काम कर लेंगे, उसके बाद ही कहीं बाहरी जो बहिर्जनित बल हैं वो काम करेंगे। कहने का मतलब अभी जो मैंने आपको समझाया इस फिगर के जरिए कि पहले जो पर्वत श्रृंखला है उसका निर्माण हो जाएगा,
तब कहीं नदी के द्वारा या पवन के द्वारा इसका अपरदन किया जाएगा। भैया ऐसा कहीं हो सकता है? अब क्या पर्वत नदियां और हवाएं वेट करेंगी कि पर्वत बन जाए तब हम इसको काटना शुरू करें? तो ऐसा नहीं हो सकता है कभी भी। इसलिए ये जो दो चीजें थी वो इसके बैड इम्पैक्ट थे। इनकी आलोचना में ये जो दो टॉपिक थे वो एक बैड इम्पैक्ट डाले लोगों के ऊपर। अब बात करते हैं डेविस के अपरदन चक्र के बाद हम बात करते हैं पेंक के अपरदन चक्र के बारे में। पेंक महोदय ने सबसे पहले क्या किया कि जो डेविस महोदय का सिद्धांत था उसकी ये आलोचना कर रहे थे, और आलोचना करते करते ही इनके दिमाग में भी विचार आने उत्पन्न हो गए और इन्होंने भी अपना एक सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया जिसको हम पेंक के अपरदन चक्र के नाम से जानते हैं। वॉल्टर पेंक प्रमुखतः एक भू आकृतिक जर्मन वैज्ञानिक थे, यानी कि जो हमारा भूगोल का एक पार्ट है जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृतिक विज्ञान, उसी के ये जर्मन वैज्ञानिक थे। इन्होंने डेविस के अपरदन चक्र के सिद्धांत की आलोचना के क्रम में अपरदन चक्र का यह मॉडल प्रस्तुत किया था। अब इनके हम सिद्धांत के बारे में बात करें तो पेंक ने डेविस की तरह, जो डेविस महोदय भी आर्द्र प्रदेश में प्रवाहित नदियों के द्वारा अपरदन को ही प्रमुख कारक माने थे। जैसे डेविस महोदय कहे थे कि आर्द्र प्रदेशों में नदियों के द्वारा पर्वतों का या किसी भी उच्चावच का अपरदन जो करने में प्रमुख कारक होता है वो नदियां ही होती हैं, ऐसा डेविस महोदय कहे थे। और इसी को आधार में लेकर के पेंक महोदय ने भी यही कहा था। पेंक महोदय ने अपने इस चरण को 5 भागों में बांटा था। जैसे कि डेविस महोदय ने 3 स्टेज में बांटा था, यंग स्टेज, मैच्योर स्टेज और ओल्ड स्टेज में। तो जो पेंक महोदय थे उन्होंने 5 स्टेज में इसको बांटा था। इन्होंने अपने सिद्धांत में एक चीज प्रमुखता रखी, उन्होंने कहा कि उत्थान होते ही अपरदन होना भी प्रारंभ हो जाएगा, ऐसा पेंक महोदय ने कहा था। अब अगर हम बात करें इनके जो सिद्धांत की, तो इन्होंने 5 भागों में विभाजित किया था अपने सिद्धांत को। पहले में इन्होंने कहा कि किसी स्थान की अगर ऊंचाई बढ़ेगी तो उसका उच्चावच दोनों बढ़ेगा, यानी कि किसी स्थान पर मान लो पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हो रहा है तो उसकी ऊंचाई भी बढ़ेगी पहली श्रेणी में, पहली अवस्था में। और दूसरी अवस्था में इन्होंने कहा कि अपरदन की तुलना में उत्थान तीव्र होगा और उच्चावच स्थिर रहेगा, यानी कि मान लो कोई पर्वत श्रृंखला बन रही है तो उसका उत्थान, उसकी ऊंचाई बहुत तीव्रता से बढ़ेगी, लेकिन उसका अपरदन नहीं हो रहा होगा, अपरदन बहुत ही कम हो रहा होगा। जिस तुलना में ऊंचाई बढ़ रही होगी उस तुलना में अपरदन बहुत स्लो हो रहा होगा। और इसके बाद इन्होंने ये भी कहा, जो तीसरा स्टेज था, उन्होंने ये कहा कि उत्थान और अपरदन दोनों समान स्थिति को प्राप्त करेंगे, यानी कि जो उत्थान हो रहा था पर्वत श्रृंखला का और जो अपरदन की क्रिया हो रही थी, यानी कि जो कटान हो रहा था, वो दोनों चीजें एक समान रहेगी, यानी कि जितनी ऊंचाई से बढ़ेगा उतनी ही तीव्र गति से अपरदन की क्रिया भी होगी। और जो चौथा स्टेज इन्होंने कहा, उन्होंने ये कहा कि उत्थान का प्रभाव कम हो जाएगा और जो उछला भाग रहेगा और निचला भाग रहेगा वहां पर अपरदन की क्रिया कम होगी। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो इनका चौथा स्टेज था, उन्होंने ये कहा कि किसी चीज की ऊंचाई यानी कि बढ़ने की स्थिति जो है वो समाप्त हो जाएगी, यानी कि ऊंचाई बढ़ना बंद हो जाएगा। लेकिन मान लो ये कोई पर्वत श्रृंखला है, ये कोई पर्वत श्रृंखला है, तो इसके ऊंचाई पर और इसके निचले स्तर पर अपरदन की क्रिया बहुत ही कम होएगी, बल्कि ये जो मिडिल भाग है यहाँ पे अपरदन की क्रिया तीव्र गति से देखने को मिलती है। और जो इनका 5वां स्टेज है, यानी कि 5वीं अवस्था है, उसमें इन्होंने ये कहा कि अपरदन होते होते वो संप्राय मैदान को प्राप्त कर लेगा, यानी कि एक समतल स्थिति को प्राप्त कर लेगा, एक समतल स्थिति को प्राप्त कर लेगा। ये फिगर के माध्यम से इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि पेंक महोदय ने क्या कहा था इस सिद्धांत में। पेंक महोदय ने क्या कहा था इस सिद्धांत में? तो इन्होंने 5 स्टेज में बांटे हैं। ये हो गया पहला स्टेज, ये हो गया दूसरा स्टेज, ये हो गया तीसरा
और ये चौथा, और जो ये अंतिम है वो 5वां स्टेज। पहले में क्या हो रहा है, पहले में ऊंचाई बढ़ रही है, अपर्दन भी हो रहा है, ऊंचाई भी बढ़ रही है, अपर्दन भी हो रहा है। और साथ ही साथ दूसरे में इन्होंने ऐसा कहा, दूसरे में इन्होंने क्या कहा था, दूसरे में कहा कि अपर्दन की तुलना में उत्थान बढ़ रहा है, यानी कि अपर्दन हो रहा है। इन्होंने दूसरे स्टेज के लिए क्या कहा, इस स्टेज के लिए क्या कहा, अपर्दन कम हो रहा है, अपर्दन कम हो रहा है और उत्थान तीव्र हो रहा है, उत्थान तीव्र। आप देख सकते हैं कि उत्थान हो रहा है, किसी पर्वत श्रृंखला का यहाँ पे उत्थान हो रहा है, ऊंचाई हो रही है, ऊंचाई बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे अपर्दन की क्रिया कम हो रही है। और जो ये हमारा मिडिल पार्ट है, यानी कि तीसरा स्टेज है, इसमें इन्होंने ऐसा कहा कि अपर्दन, तीसरे स्टेज में इन्होंने कहा कि अपर्दन तो हो रहा है, अपर्दन हो रहा है, वह अपर्दन के साथ साथ ऊंचाई बढ़ने की जो प्रक्रिया है वो भी हो रही है। यहाँ पे ऊंचाई भी बढ़ रही है और अपर्दन की क्रिया दोनों हो रही है तीसरे स्टेज में। और चौथे स्टेज में आप देख सकते हैं कि ऊंचाई तो नहीं बढ़ रही है, लेकिन अपर्दन की क्रिया हो रही है। ऊंचाई नहीं बढ़ रही है लेकिन अपर्दन की क्रिया हो रही है। किसी नदी के द्वारा, किसी पवन के द्वारा कटान बहुत तीव्र गति से यहाँ की मिडिल पार्ट में हो रहा है। और जो 5वीं अवस्था है उसमें इन्होंने ऐसा कहा कि यहाँ पर संप्राय मैदान को वापस प्राप्त कर लेती है। कोई भी पर्वत श्रृंखला यहाँ पर आकर के संप्राय मैदान को, यानी कि प्लेन मैदान को प्राप्त कर लेती है। ये तो आप समझ चुके होंगे कि पेंक महोदय का ये सिद्धांत है। इसी चीजों को उन्होंने, वो जो उनका 5 अवस्था थी उसको उन्होंने नाम दिया। पहला नाम प्राइडम्प दिया, दूसरा नाम इंटिवकलिंग, और इसको उन्होंने 3 भागों में बांटा, जो आप देख सकते हैं। ये जो 3 भाग है, ये जो पहला, दूसरा, तीसरा, ये आप देख सकते हैं। आब्स्तीजिंडे, ग्लिकफर्मिंग, आबस्तीजिंडे, ये 3 पार्ट इन्होंने बांटे। और जो अंतिम था उसको एंडोरम्प के नाम से इन्होंने बांटा। एंडोरम्प की अवस्था कही इन्होंने, उसके नाम से इसको परिभाषित किया। अब ये तो था पेंक महोदय का सिद्धांत। इसकी भी कमियां रही, लेकिन जो इसका प्रमुख जो कमी के बारे में हम बात करें, इनकी जो प्रमुख कमी थी वो ये थी कि इन्होंने शब्द जो थे वो बहुत कठिन चुने। पहली बात तो इन्होंने अपने सिद्धांत को जर्मन भाषा में प्रतिपादित किया था, और जब ये प्रतिपादित किए थे तो उस टाइम पर प्रतिपादित करने के बाद ऐसा हुआ कि इनकी डेथ हो गई थी जब इन्होंने प्रतिपादित किया। और जब ये पब्लिश हो गया 1 साल बाद लगभग, तो वो जीवित तो थे, लेकिन जर्मन भाषा में होने की वजह से जब इसका ट्रांसलेट किया गया तो सही और शुद्ध भाषा में इसकी प्राप्ति नहीं की जा सकी। इस वजह से ये सिद्धांत जो था, ये अपनी भाषा की वजह से थोड़ा सा लोगों को कम समझ में आया और कम इंटरेस्टिंग लगा। और इसकी जो प्रमुख कमी थी वो यही थी कि भाषा बहुत कठिन था। अगर आप खुद पढ़ना चाहें तो याद करने से भी नहीं होने वाले हैं, बहुत मुश्किल लगते हैं याद करने में इनके शब्द। इस सिद्धांत में कमी यही थी कि इनकी भाषा थोड़ी सी कठिन थी, क्योंकि जर्मन भाषा में ये लिखे थे। इसकी वजह से जब उसको ट्रांसलेट किया गया तो वो अलग अलग उसका अर्थ निकले, जिसकी वजह से ये सिद्धांत थोड़ा सा फेल रह गया। तो ये तो थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने डेविस महोदय के साथ साथ पिंक महोदय के अपर्दन चक्र को समझा, और ये भी जाना है कि ये सब किस प्रकार से काम करते हैं। तो ये तो थी आपकी आज की क्लास। अगर आपकी क्लास आज की अगर आज की क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी तो आप इसको शेयर करिए, और साथ ही साथ लाइक करिए, और अपने नोट्स जरूर बना लीजिए इस टॉपिक से रिलेटेड, और एग्जाम की प्रिपरेशन और तेजी से करना प्रारंभ कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में संत कबीर विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पर।